पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जितना बड़ा साइज उतना ही, वैसे साइज आयोनिक साइज गैसियस आयन में ज्यादा, तो एक्वस आयन में उसका साइज उतना ही छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है चार्ज डेंसिटी की वजह से, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ओवरऑल एक्वस सॉल्यूशन में वो कम बल्कि रहेगा। लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में तो सेम रहेगा एज ऑफ बेसिसिटी, क्योंकि वहां पे तो सॉल्वेंट का इफेक्ट ही नहीं आ पाया, सॉल्वेशन हो ही नहीं पाया, राइट। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी का ऑर्डर सेम भी देखा और अलग भी देखा, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट कैसा है। जैसे इफ आई से RO नेगेटिव एंड RS नेगेटिव का इन मिथाइल एल्कोहल न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ जरा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, PHO नेगेटिव एंड PHS नेगेटिव का वाटर में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ। डायरेक्टली मैंने नोट लिखवाया था, उसी से आपका काम चल जाएगा। OH नेगेटिव एंड SH नेगेटिव का आप वाटर में ऑर्डर बताएं न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं OH बॉन्ड की वजह से, तो इनमें जितना बड़ा साइज उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। सल्फर वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन वाले से ज्यादा है, रीजन बीइंग कम हाइड्रेशन होगा और कम साइज रहेगा बड़े साइज वाले एटम कैरिंग चार्ज पे। अब हम बात करते हैं जब सेम डोनर एटम होता है तब की हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर एटम सेम, तो 3 रूल हम लोग देख चुके हैं। पहला रूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, दूसरा रूल आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलोंग द पीरियड वाला मेनली, एंड तीसरा रूल साइज वाला या फिर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग एक साथ देख चुके हैं। चौथा केस, फोर्थ केस फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इज सेम। देखो, इफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इज सेम, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम सेम है तो भी बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वही लेना है जो बेसिसिटी का ऑर्डर लेना है, यही चलेगा आपका। बस एक जगह थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी वो मैं आपको बता दूंगा। तो जब डोनर एटम सेम है तो देखो हम बात करते हैं। आप देखते हो एल्कोहल, एल्कोहल से ज्यादा बैक पेज कर दो। एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है आपका हो गया। यस सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर आपका सेम रहेगा ना। कब? जब डोनर एटम सेम है। जैसे जीओसी से हम लोग जानते हैं अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर
मिथाइल अल्कोहल H2O से थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है। खैर इन जनरल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर होता है, मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर बाकी सब अल्कोहल। उससे ज्यादा एसिडिक आपका फिनोल होता है, उससे ज्यादा एसिडिक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उससे ज्यादा एसिडिक आपका सल्फोनिक एसिड होता है। इनका कॉन्जुगेट बेस की मैं ये अल्कोहल से अल्कोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्सीजन डोनर एटम है फिनोल से फिनोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन एंड सल्फोनेट आयन, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनेट आयन। सब लोग जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है जीओसी में, तो सब लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है जीओसी। अगर बेसिसिटी का ऑर्डर ये है, सभी में सेम डोनर एटम है ऑक्सीजन, सभी में सेम डोनर एटम है ऑक्सीजन, तो बेसिसिटी का ऑर्डर एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम लेंगे हम। तो when electron donating atom is same, then basicity and nucleophilicity order is taken to be same. जनरल क्लास वाइज अलग अलग। अब मैं अल्कोहल में ही बहुत सारे अल्कोहल और अल्कोक्साइड आयन को आपस में कंपेयर करने लगूं, तो फिर डोनर एटम तो उनमें भी सेम रहेगा, पर यहां मैं एकदम फंक्शनल ग्रुप ही अलग ले रहा हूं। ग्रुप फिनोल अलग है, अल्कोहल अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग है, तो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग होमोलोगस सीरीज को आपस में कंपेयर कर रहा हूं। एक ही होमोलोगस सीरीज में बहुत सारे, जैसे बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में कंपेयर करूंगा, तो फिर दूसरे फैक्टर पिक्चर में आ जाएंगे। सेम डोनर एटम तो वहां पर भी होगा, सेम डोनर एटम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इस रूल में, फोर्थ रूल में लिख लो, सेम डोनर एटम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यस और नो? एनिलीन अलग फंक्शनल ग्रुप है और एलिफेटिक अमीन अलग है, और एलिफेटिक अमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। प्राइमरी, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अमाइड को भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है। डन? Let us do some examples on it. मैं आपको बोलूं मिथॉक्साइड आयन एंड मैं आपको बोलूं फिनॉक्साइड आयन। मिथेनॉल और फिनोल में फिनोल ज्यादा एसिडिक है, जो ज्यादा बेसिक मिथॉक्साइड आयन होगा, जो बेसिसिटी का ऑर्डर वो ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। सेम डोनर एटम है बट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ये। एक मैं एलिफेटिक अमीन ले लेता हूं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, दूसरा मैं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ले लेता हूं। दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, हालांकि प्राइमरी अमीन जरूर है और अमीन जरूर है, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो जीओसी पढ़ चुके हो, ये अच्छा बेस है। अच्छा बेस है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है इधर इस केस में, क्योंकि जब डोनर एटम सेम और अलग अलग फंक्शन ग्रुप, तो हम इसकी बात करते हैं। मैं बात करूं एसिटेट आयन, मैं बात करूं फिनॉक्साइड आयन, और मैं बात करूं इथॉक्साइड आयन या अल्कोक्साइड आयन इन जनरल। सो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो सबसे वीक बेस ये होगा। सबसे वीक एसिड अल्कोहल होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा। तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम डोनर एटम पर डिफरेंट क्लास की वजह से बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम रहता है। अब एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा, OH नेगेटिव एंड OR नेगेटिव। आप लोग पहले भी देख चुके हैं, अल्कोहल वीकर बेस है, तो वीकर एसिड होता है H2O से, तो कॉन्जुगेट बेस इसका स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये है आपका
इंक्लूडिंग मिथॉक्साइड आयन। हालांकि आप देखोगे तो मिथेनॉल H2O से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है। तो अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करूंगा तो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यहाँ पे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम नहीं रहा, इसलिए मैंने लिखा इंक्लूडिंग मिथॉक्साइड आयन, क्योंकि एक ही अल्कोहल होती है मिथेनॉल जो ज्यादा एसिडिक होती है पानी से, बाकी सब अल्कोहल कम एसिडिक होती है, बाकी सब अल्कोहल कम एसिडिक होती है। जब डोनर एटम सेम है, जब डोनर एटम सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी आपका सेम है, ये सारी अल्कोहल के अल्कोक्साइड हो गए। अभी तक तो मैं फंक्शनल ग्रुप सेम ले रहा था। एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सारे कार्बोक्सिलेट आयन में तो ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, लेकिन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में भी सेम डोनर एटम हो सकता है। जस्ट द केस वी हैव टेकन अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक एसिड, सब में डोनर एटम, इनके कॉन्जुगेट बेस में ऑक्सीजन हो गया। तो अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट रूल की, रूल नंबर 5। जब फंक्शनल ग्रुप आपका सेम है, रूल नंबर 5 फॉर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, स्टेरिक क्राउडिंग और स्टेरिक फैक्टर। जितने ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतना ही कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करने के बाद वहां पर रहना भी है, तो उसको स्पेस चाहिए, स्टेरिक अवेलेबिलिटी चाहिए। यहां पर सेम डोनर एटम एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले केस नंबर 5 था सेम डोनर एटम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम डोनर एटम एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। अब मैं सारे एल्कोहल लूंगा, मैं ये मिथेनॉल का हो गया, ये इथेनॉल का हो गया, यहाँ पर ये प्रोपेनॉल का हो गया, और ये ब्यूटेनॉल का हो गया, ये आइसोप्रोपोक्साइड ऐसे लिख देंगे, ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, ये इथोक्साइड को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, मिथोक्साइड को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। अगर हम बात करें बेसिसिटी का ऑर्डर, तो ऐसे रहेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्राउडिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ पे क्राउडिंग सब ज्यादा है, यहाँ और कम है, यहाँ पे 2 मेंबर ज्यादा क्राउडिंग, यहाँ सबसे लीस्ट क्राउडिंग अराउंड डोनर एटम ऑक्सीजन। तो क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, हाईएस्ट क्राउडिंग उधर है तो उधर हो जाएगा। बेसिसिटी क्राउडिंग का ऑर्डर भी यही है, बेसिसिटी का भी ऑर्डर वही है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी कम क्राउडिंग होगी। तो सेम डोनर एटम है, सेम फंक्शन ग्रुप है, तो क्राउडिंग हम लोग देखने लगते हैं। डन? You people understood it? Note it down, guys. Note it down. Yes or no?
अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अमीन का एग्जांपल ले लेता हूं, अमीन का कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सारे अमीन के कॉन्जुगेट बेस हैं, लेकिन यहाँ पे क्राउडिंग सब ज्यादा है, यहाँ पे कम और कम, और यहाँ पे लिस्ट। तो क्राउडिंग अराउंड डोनर एटम इधर से इधर बढ़ती चली जा रही है। इनके एल्काइल ग्रुप के प्लस आई की वजह से बेसिसिटी भी इधर से इधर बढ़ रही है। ये तो जीओसी में आप लोग जानते हो। लेकिन क्राउडिंग जितनी ज्यादा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी से। तो आपने देखा कि कभी कभी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम होता है, जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। यस और नो? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर आपने सेम देखा। सेम डोनर एटम हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो भी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपने सेम देखा। लेकिन हरदम ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम रहे। इट इज नॉट ऑलवेज सेम। तो क्राउडिंग ना देखिए जब आप बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। व्हाट आई मीन टू से, एक चीज बताना मेरे को जरा। एक पिरिडिन है आपके पास, बताओ। ये आपका फर्स्ट है, ये कंपाउंड सेकंड है। तो बताओ बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है दोनों में, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है दोनों। नाइट्रोजन डोनर एटम के अराउंड टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब रेड अलर्ट हो गया, क्राउडिंग है, तो ये देने के बाद बॉन्ड बना के वहां पे कुछ नहीं रह पाएगा, तो ये बेकार न्यूक्लियोफाइल है। तो क्राउडिंग इज द फैक्टर कि फर्स्ट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन सेकंड। हालांकि लोन पेयर दोनों में लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन में किसी में नहीं जा रहा। एरोमेटिसिटी का हिस्सा नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं है, जैसा कि आप जीओसी में पढ़ते हैं। ये नाइट्रोजन sp2 है, और sp2 तभी हो सकता है जब लोन पेयर लोकलाइज्ड हो, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं हो। लेकिन बेसिसिटी की बात करेंगे तो इनके प्लस आई देखकर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो बेसिसिटी की बात करेंगे तो ऑर्डर ये रहेगा। बेसिसिटी की बात करेंगे तो ऑर्डर ये रहेगा। सिंपल। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्राउडिंग एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला मेन फैक्टर है, और दूसरा सॉल्वेंट भी एक दूसरा फैक्टर है। एक नोट लिख लें, जितना तेज, इंग्लिश में लिख लें, इंग्लिश, जितना तेज, ब्रैकेट में लिखो रेट ऑफ अटैक, जितना तेज, ब्रैकेट में लिखो रेट ऑफ अटैक, ब्रैकेट बंद, न्यूक्लियोफाइल जाएगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। जितना तेज न्यूक्लियोफाइल जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। रेट ऑफ स्पीड और काइनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सर रिपीट। जितना तेज, ब्रैकेट में रेट ऑफ अटैक, जितना तेज न्यूक्लियोफाइल जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा।
नेक्स्ट नोट हम लिख चुके हैं, फिर भी लिख लें आप। हाइड्रेशन ऑब्लिक सॉल्वेशन, हाइड्रेशन ऑब्लिक सॉल्वेशन decreases nucleophilicity, hydration oblique solvation decreases nucleophilicity as hydration oblique solvation increases size of ion. Hydration oblique solvation increases size of ion. मैं बात कर रहा हूं मिथॉक्साइड आयन का, और मैं बात कर रहा हूं मिथेनॉल, थायोमिथेनॉल, तो थायो मिथॉक्साइड हो गया। इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है इन वाटर सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट वाले क्वेश्चन है। इन एसीटोन, एसीटोन इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। टेल मी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इन एसीटोन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर सेम, बट इन पोलर प्रोटिक जितना ज्यादा इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो ये बल्कि हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, इसलिए जिसका ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर डोनर एटम का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसी की ज्यादा होगी। मैंने नोट लिखवाया था इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी जितना साइज ऑफ डोनर एटम, बट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। ये नोट के फॉर्म में मैंने लिखवाया है। मुझे बताओ CH3OH and CH3SH which is more acidic, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, शायद सबको पता है which is more acidic, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है। ऑक्सीजन सल्फर मतलब डाउन द ग्रुप का काम हो गया। H2S को पानी में डालो तो एसिडिक सॉल्यूशन बना लेता है, इससे पता चलता है कि H2S is more acidic than H2O, है ना। हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में H2S का एक्वस सॉल्यूशन की बात की है, और ये सॉल्यूशन एसिडिक होता है क्योंकि H2S H आयन देता है पानी में, तो मोर एसिडिक हुआ पानी से, ऑब्वियस सी बात है। ये जेई में पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका Ka1 Ka2 दे देते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। दो इक्विलिब्रियम है, Ka1 वाले Ka2 वाला, वाटर वाला इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनानी नहीं पड़ती और उसके ऊपर क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं जो चाहे। वो क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास में भी करवाया था, सेम क्वेश्चन वी ट्राई, जो जेई ने पूछा था। CH3O नेगेटिव, CH3S नेगेटिव, CH3O नेगेटिव, CH3। यहाँ पर तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये है तो बेसिक स्ट्रेंथ ये होगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होता है इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होता है, राइट। जल्दी से बताना मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया? यस और नो? यस सर। मैं आपसे पूछूं ट्राईइथाइल फॉस्फोरस एंड डाईइथाइल सल्फाइड में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है? टेल मी। जो फंडे थे उन्हीं में से यूज करने हैं आपको। टेल मी। फॉस्फोर सल्फर सेम पीरियड में है, सल्फर क्लोरीन भी सेम पीरियड में।
अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है, बेसिसिटी भी उसी हिसाब से बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बताते हैं। तो फॉस्फोरस और सल्फर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रखेगा, तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक बेस होगा। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रखेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस होगा, क्योंकि अलोंग द पीरियड बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम होता है। रीजन बीइंग बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है। दो ऐसे फेमस बेस जो बल्की बेस के रूप में जाने जाते हैं, एलडीए एंड टर्शियरी ब्यूटाक्साइड आर फेमस bulky bases, snatches hydrogen from less crowded position. एलडीए मतलब ये हो गया, दोनों जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो ये हो गया अमाइड। दो हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, NH2-1 इज अमाइड इनऑर्गेनिक में, है ना। दो हाइड्रोजन को हटा दूं और आइसोप्रोपाइल लगा दूं, इधर भी आइसोप्रोपाइल और इधर भी आइसोप्रोपाइल, तो ये हो जाएगा लिथियम। यहाँ पे Li पॉजिटिव कर दूं, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, lithium diisopropyl amide is LDA। आइसोप्रोपाइल बल्कि है इसलिए ओवरऑल एक बल्कि हो गया। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड मतलब बल्कि बेसिस, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। दिस इज बल्कि बेस, बल्कि बल्कि 3, दिस इज बल्कि बेसिस। ये नंबर 1 पे फेमस है, ये नंबर 2 पे फेमस है, बट दीज आर फेमस बल्कि बेसिस। न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये काम करेंगे, इसकी टेंडेंसी बहुत कम है क्योंकि बल्कि है, तो क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इनकी गिर चुकी है। अगर इनको बेस के रूप में काम करने का मौका ही नहीं मिला लाइफ में, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट mainly they will act as base, very rarely, if no opportunity acting as base, then they can act as nucleophile at last। जो बल्कि बेस होंगे तो बल्कि क्राउडिंग की वजह से बेसिसिटी अलग नहीं होती, लेकिन कौन सी हाइड्रोजन को छीनेंगे, खुद बहुत मोटे ताजा है तो वहां से हाइड्रोजन छीन के लेके आएंगे जहां से वो अप्रोच कर सकें, और लेस क्राउडेड पोजीशन से हाइड्रोजन प्रोटॉन को छीनेंगे, क्योंकि बेस का काम प्रोटॉन को छीनना होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड। डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लाइक दिस। नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, जैसे ये एग्जांपल बहुत कॉमन होता है इसलिए हमने डिस्कस भी किया। न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये हो गई, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये हो गई, एज वी डिस्कस्ड। तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट।
लिखो डाउन द ग्रुप, nature of solvent affects nature of solvent affects nucleophilicity order. Nature of solvent affects nucleophilicity order. बट अलोंग द पीरियड की अगर हम बात करें, यहां पे सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं आता। ऑलरेडी डिस्कस, उसी को मैं अलग अंदाजे से आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पे बेसिसिटी भी ये है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ये है, एंड कोई भी सॉल्वेंट हो, नो डिफरेंस, सब सॉल्वेंट चलेंगे। तो अलोंग द पीरियड नो सिग्निफिकेंट साइज डिफरेंस, तो साइज डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, तो हाइड्रेशन का एक्सटेंट बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो सॉल्वेशन हाइड्रेशन हो जाता है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। इसलिए बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही फाइनलाइज हो जाता है। अगर साइज का डिफरेंस काफी ज्यादा हो तो चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा और सॉल्वेशन का डिफरेंस भी ज्यादा होगा, जैसा डाउन द ग्रुप में होता है। देखो इन ए पीरियड effect of solvent is not observed. Effect of solvent is not observed. Then effect of solvent is not observed. तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे भी केमिकल स्पीसीज होते हैं जो बेस भी स्ट्रॉन्ग है और न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे भी होते हैं जो बेस भी वीक है, न्यूक्लियोफाइल भी वीक है। ऐसे होते हैं जो बेस स्ट्रॉन्ग बट न्यूक्लियोफाइल रिलेटिवली वीक, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे भी होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग के रूप में बिहेव करते हैं लेकिन बेसिक कैरेक्टर वीक है, लाइक दिस। देखो फर्स्ट, क्योंकि वही बेस के रूप में काम करेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन में वही न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेंगे। डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन में। जो वीक वीक न्यूक्लियोफाइल है एंड वीक ही बेस है, all polar protic solvents are weak base and weak nucleophile। लिखो all polar protic solvents, alcohol, H2O, phenol, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वीक बेस भी हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। ये वीक बेस हैं इसलिए इवन मैकेनिज्म में काम आते हैं। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए SN1 में काम आते हैं। ये हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में ना, अभी तो ऐसे लिख रहा हूं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर वीक बेस एज वेल एज वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, कुछ कुछ न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, जब बेस के रूप में काम करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस भी। जैसे इसमें सबसे फेमस है अल्कोक्साइड आयन।
मिथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन, प्रोपोक्साइड आयन या आइसोप्रोपोक्साइड आयन, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आयन. These are strong base as well as strong nucleophiles. Strong base होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो ये E2 में काम आएंगे, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसलिए SN2 में काम आते हैं. ये आपको SN2 और A2 दोनों में दिखाई देंगे रिएजेंट. हाँ, R नेगेटिव carbon ion are also strong nucleophile as well as strong base, or amides are also strong base as well as strong nucleophile. डन, नोट कर लिया बच्चों. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, SN1 E1 में काम आते हैं. और एल्कोक्साइड आयन, अमाइड और कार्बन आयन, ये सब देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इससे कार्बन आयन बन गया, इससे अमाइड बन गया, इससे एल्कोक्साइड बन गया. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. लगातार 3 एलिमेंट हैं जब डोनर एटम के रूप में काम. अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल है बट स्ट्रॉन्ग बेस है. न्यूक्लियोफाइल वीक है पर बेस स्ट्रॉन्ग है. यहां पे तो क्राउडिंग फैक्टर इन्वॉल्व कर दो तो बेस तो तगड़ा रहेगा, क्राउडिंग से फर्क. लेकिन जैसे मैं 3rd डिग्री अमीन की बात करता हूं, क्राउडिंग की वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, बट प्लस आई की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस तो रहेगा. जैसे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड की मैं बात करूं, 3rd डिग्री अल्कोक्साइड, इनमें बेसिक करैक्टर ज्यादा है और न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर कम है. इसी तरह मैं LDA की बात करूं तो मैंने बोला था कि LDA एंड टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आर मेनली एक्टिंग एज बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बट कभी कभी न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेंगे जब ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उनमें बेसिक करैक्टर ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर क्राउडिंग की वजह से कम. डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड हो गया, डाई आइसोप्रोपिल अमीन, इसी का ही मैं अमीन बना दूं तो ये डाई आइसोप्रोपाइल अमीन हो गया, ये डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड हो जाएगा, LDA, both are same. एल्कोहलिक KOH, जो OH नेगेटिव है उसको इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल के बल्की नेचर की वजह से ये सोलवेट करते हैं इथाइल अल्कोहल. इथाइल बल्की है इधर, तो इसका साइज बड़ा बल्की हो जाता है इथाइल अल्कोहल की वजह से. तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बट वीक न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है. इसी तरह NaNH2 की बात करूंगा तो मैंने पहले बता चुका हूं कि अमाइड NaNH2 या KNH2 में जो अमाइड है आपका, ये तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड हो गया, ये अमाइड है, ये मेनली बेस के रूप में ही काम करता हुआ मिलेगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में. न्यूक्लियोफाइल के रूप में तो बहुत कम, मेनली बेस के रूप में ही काम मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में तो बहुत कम. अमोनिया ही अच्छा खासा बेस है और उसका कॉन्जुगेट बेस अमाइड तो और तगड़ा बेस होगा, तो इसमें बेसिक करैक्टर बहुत जबरदस्त है. एल्कोहलिक KOH और NaNH2 में
स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस अमाइड है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस है ना, बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो आप अमाइड ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्राउडिंग वाले फैक्टर इन्वॉल्व कर दिए हैं। इसी तरह मैंने अभी भी देखा था, तो इसकी बेसिसिटी तो ज्यादा थी, लेकिन क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई थी। तो क्राउडिंग फैक्टर, इधर भी क्राउडिंग फैक्टर, इधर भी क्राउडिंग फैक्टर, इधर भी क्राउडिंग फैक्टर, इधर भी क्राउडिंग फैक्टर, सब जगह हम इधर भी क्राउडिंग फैक्टर, सब जगह हम क्राउडिंग फैक्टर को इन्वॉल्व करते हुए उसको बेस तो अच्छा बना दे रहे हैं, लेकिन क्राउडिंग ज्यादा होने से न्यूक्लियोफाइल वो कमजोर हो गया। तो वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमने क्राउडिंग का भरपूर यूज किया है। क्राउडिंग की वजह से उसको बेसिक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी रही, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी गिरा दी। तो क्राउडिंग फैक्टर को हमने इन सब एग्जांपल में भरपूर यूज किया है। ठीक है, ये भी क्राउडिंग हो गया, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। लिथियम ये हो गया डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। ये क्या हो गया? डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। यहाँ पर भी आइसोप्रोपाइल की क्राउडिंग है, तो ये भी बेसिक करैक्टर इसका ठीक है प्लस आई की वजह से, लेकिन क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी गिर चुकी है। ठीक है, अब लास्ट केस हमारा बच गया है कि न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है। बेस वीक है तो उनके कोरोस्पोंडिंग जो एसिड होंगे वो अच्छे खासे होंगे फिर भी, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अच्छे खासे एसिड हैं। HCl, HBr, HI तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ तो बेकार है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इनकी अच्छी है, तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे हैं। साइनाइड को भी इसी कैटेगरी में आसपास रख लो आप। यस और नो? अच्छे बेस हैं ये, strong nucleophile but weaker bases, azide ion, मैं एक्वस KOH की बात करूं और एल्कोहलिक KOH की बात करूं, तो इट इज मोर बेस देन न्यूक्लियोफाइल, इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन बेस। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट करेंगे तो इतना बल्कि नहीं कर पाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल छोटा है बट एल्कोहल मॉलिक्यूल बड़ा है, तो इसकी वजह से इसमें ज्यादा बल्कीनेस आ जाती है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी गिर जाती है, लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इतनी नहीं गिर पाती। तो एक्वस KOH को हम न्यूक्लियोफाइल के रूप में यूज करेंगे रिएक्शंस में, और एल्कोहलिक KOH को हम बेस के रूप में यूज करेंगे। एल्कोहलिक KOH को हम बेस के रूप में यूज करेंगे इन एल्काइल हैलाइड चैप्टर, दैट वी विल सी। डन। तो कोई जो न्यूक्लियोफाइल बेस दोनों के रूप में काम करते हैं, तो कभी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल बेस जैसे कार्बन आयन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के रूप में काम करते हैं। यस और नो? लेकिन अगर हम बात करें एल्कोक्साइड आयन एंड कार्बन आयन, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल स्ट्रॉन्ग बेस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वीक बेस। क्राउडिंग वाला फैक्टर आ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल कम होता है लेकिन बेस अच्छा रह जाता है। और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेस, इसके एग्जांपल मैंने लास्ट में लिखे हैं, एल्कलिक KOH और एक्वस KOH। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक HI है और दूसरा H2SO4 है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है और इसका ये है। ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है
बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बेकार ही होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करना पसंद करता है अपनी केमिस्ट्री में। ये बेस तो और वीक न्यूक्लियोफाइल दोनों ही वीक है ही, लेकिन बेस फिर भी ठीक है, बेकार बेस है फिर भी ठीक ठाक है। न्यूक्लियोफाइल तो बहुत ही रद्दी है। डन। न्यूक्लियोफाइल बहुत ही रद्दी है। H2O के रूप में बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल भी वीक है और बेस भी वीक है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये ज्यादा सही है बेस के कंपैरिजन में, लाइक दिस। तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखें, आगे हम क्वेश्चंस में मैकेनिज्म में यूज करेंगे इन सबको। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का बहुत ही गजब का डिस्कशन रहा आज हमारा। रिवाइज कर लें इसको, आप कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें और अपनी केमिस्ट्री को कीप ऑन रिवाइजिंग टाइम एंड अगेन। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स में आपको जो भी डिस्कस किया है पुराना, वो सब कुछ मैं बीच बीच में क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछता रहूंगा। इंडिविजुअल स्टूडेंट से मैं पूछता रहूंगा। By naming individual student, I will ask particular question that has been covered in theory of previous lectures, जहां से रिएक्शन मैकेनिज्म आपका स्टार्ट हुआ है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।